एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। कैसे हैं आप सब। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स 17 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था, आज हम उसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं पेपर के बारे में थोड़ी सी। तो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था इस बार का। काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी थे, मतलब अगर लेवल की बात करें तो मॉडरेट कहेंगे, बहुत ईजी भी नहीं था लेवल, और हार्ड कह सकते हैं, बट लेवल काफ़ी अच्छा था। और अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप 100 क्वेश्चंस तक आपके ठीक बन रहे हैं तो आपका बिल्कुल चांस है इसमें 100 तक में आप बिल्कुल सेफ़ हैं मेरे हिसाब से। तो पीजीटी के लिए अगर आपका 100 है तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, इसमें आप सेफ़ हो जाएंगे। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और अगर आपने 2016 का पेपर लगाया होगा तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड। देखिए, फेस वैल्यू से एक्सेस जब होगा, मतलब फेस वैल्यू और इशू प्राइस, फेस वैल्यू 10 है और इशू प्राइस 8 है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब फेस वैल्यू एक्सेस होगी इशू प्राइस से, यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, किससे, इशू प्राइस से। तो ये क्या होगी सिचुएशन, ये डिस्काउंट की सिचुएशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलर चेन प्रिंसिपल किसने दिया था। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल दिया था हेनरी फ्योल ने, जिन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी बोला जाता है, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजर्स जो होते हैं वो किस ऑर्डर में, किस क्रम में, प्रबंधक किस क्रम में प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला और आखिरी अगर आपको पता है तो आपका बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्या होता है फंक्शन मैनेजमेंट का, प्लानिंग होता है, और आखिरी क्या होता है, कंट्रोलिंग। तो जहाँ पर भी मिल जाए आप उसे टिक कर दीजिए। प्लानिंग इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर लास्ट फंक्शन डायरेक्टिंग दिया है। लास्ट फंक्शन डायरेक्टिंग नहीं होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म के डिसोल्यूशन होने पर, फर्म के विघटन पर जो भी फर्म की संपत्तियां होती हैं उसे रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। 2016 वाले पेपर का रिपीट क्वेश्चन है ये। और एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, बुक वैल्यू में। रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम ये भी 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन सी इनकम जो है वो नहीं इंक्लूड होती है एग्रीकल्चरल इनकम में। तो अगर आप फ्लावर्स ग्रो कर रहे हो तो ये भी एक एग्रीकल्चरल इनकम होती है। आपने रेंट रिसीव किया है एग्रीकल्चरल लैंड से और उसमें आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब उस पर कोई भी मेहनत नहीं करी है, उसको बेचने पर जो इनकम आपको मिलेगी वो कैसी इनकम होगी, वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क से तो वो तो एग्रीकल्चरल इनकम होगी ही होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वाला, इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल को खरीदने से होने वाली आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है कॉल्ड अप अमाउंट से। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, अब तो मैं बोलते बोलते थक गई हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्थुसियन थ्योरी जो है पॉपुलेशन की, माल्थस की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या सही है। तो माल्थस की थ्योरी के अकॉर्डिंग दो चीज़ें होती हैं, फूड सप्लाई इंक्रीज़ करती है अर्थमेटिकली और पॉपुलेशन ग्रो करती है ज्योमेट्रिकली। तो ये तो सही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है ज्योमेट्रिकली, लेकिन फूड प्रोडक्शन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज़ नहीं होता है। फूड प्रोडक्शन अर्थमेटिकली इंक्रीज़ होता है और पॉपुलेशन अर्थमेटिकली इंक्रीज़ नहीं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं वो किस पे बनाए जाते हैं, वो उन पे बनाए जाते हैं जिस पर हमें डाउट है कि हमें इनसे पेमेंट मिलने का क्या है, डाउट है। और उसमें से जिसमें आप प्रोविज़न क्रिएट करते हो तो उसमें से बैड डेट्स माइनस करते हो उस डेटर्स में से, क्योंकि हमें पता है अब इनसे 1 रुपया नहीं मिलना है तो इन पे प्रोविज़न बनाकर क्या करेंगे। तो प्रोविज़न हमेशा उस पर बनाया जाता है जिस पर आपको कुछ चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको ये लिखा है कि 8,000 जो हैं वो क्या हो सकते हैं, ₹8,000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज़ ओनली 70%, केवल 70% ही क्या हो सकता है, रियलाइज़ हो सकता है। और 6,000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज़ ओनली 60%। और यहाँ पर लिखा है 4,000 जो हैं वो पूरे के पूरे कैसे हैं, बिल्कुल बैड डेट्स हैं। तो इन पे क्या प्रोविज़न बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और डेटर एम पे भी नहीं बनेगा।
अब 8,000 पे बोला है, 8,000 में से केवल 70% ही क्या हो सकते हैं, रियलाइज़ हो सकते हैं, और 6,000 में से केवल कितने रियलाइज हो सकते हैं, ओनली 60%। तो इसका मतलब है कि आपके बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, बैड डेट्स होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं 8,000 में से एक्सपेक्टेड कितना है रियलाइज़ होने का, केवल 70% ही। तो मतलब डाउटफुल कितना हो गया, 30%। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 40%। तो इस पर हम क्या करेंगे, प्रोविज़न मेंटेन करेंगे। 8,000 का 30% कितना हो जाएगा, 2,400, और 6,000 का 40% कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा 6,000 का 40%। तो इसे आप निकालेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 2,400। तो आपका जो आएगा वो आएगा 4,800, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मार्च को टोटल डेटर्स 25,000 हैं, बैड डेट्स दिए हैं 1,000। अब इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है कि क्वेश्चन जो है वो एम्बिगियस है थोड़ा, कि मतलब क्लियर नहीं दिया है कि राइट ऑफ करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर हमें बैड डेट दिया है तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि हमें इसे माइनस करना है। तो जब आप डेटर्स आपने लिखे 25,000, 25,000 में से आप क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स माइनस करोगे 1,000, तो आपका कितना आ जाएगा, 24,000। इसके बाद आप क्या निकालते हो, प्रोविज़न निकालते हो। प्रोविज़न 5% निकालेंगे तो प्रोविज़न आ जाएगा 1,200 रुपये। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22,800। 22,800 का 2% कितना निकल आएगा, तो 22,800 का 2% आपका निकल आएगा 456 रुपये। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 456 रुपीज़। डेटर्स से अगर आपने पैसा कलेक्ट किया है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जब आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो आपके करंट रेशियो में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले तो पता होना चाहिए कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। जब आपको डेटर्स से पैसा मिल रहा है तो डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एसेट में ही क्या हो रहा है, सिर्फ हेर फेर हो रहा है, वो भी एक अमाउंट से प्लस एक अमाउंट से माइनस हो रहा है। तो आपका इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, क्योंकि इक्वल अमाउंट से आप प्लस कर रहे हो, इक्वल अमाउंट से माइनस कर रहे हो करंट एसेट्स में, तो नो इफेक्ट एट ऑल। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी फॉर्म जिसमें एक्सपर्ट असिस्टेंस अवेलेबल है। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। लाइन मैनेजर्स के लिए जब क्या दे दिया जाता है, असिस्टेंस दे दी जाती है, उनको एक्सपर्ट की असिस्टेंस दे दी जाती है। तो ये क्या होता है, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन भी और स्टाफ, जो स्टाफ है वो क्या है, एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसा होता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो होता है। इनमें से कौन सी बिजनेस फॉरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है, तो वेरिएंस एनालिसिस जो है वो बिजनेस फॉरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल रिसीट है। इसे हम कहाँ पर शो करते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल होती है एक्टिविटी की जहाँ पर ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपको ये बताना है कि टैक्सेबल इनकम कितनी होगी अगर वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट में इसमें जो सबसे सिंपल रूल होता है, आपको ये देखना है कि अगर इनकम एक्रू हो रही है और अर्न हो रही है, मतलब एक्रू भी है, रिसीव भी इंडिया में हुई है, तो वो टैक्सेबल तीनों के केस में होती है, चाहे वो ROR है, RNOR है या नॉन रेसिडेंट है। तो जहाँ पर इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। यहाँ पर अर्नड भी लिखी हुई है तो ये हो गई 2,000। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3,000 रुपये। ये जो होती है ये अगर लाई गई है, अर्नड और रिसीव तो अफ्रीका में हुई है लेकिन बॉट हुई है, तो इसे नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में नहीं देखा जाएगा। और ये भी क्या होती है, ये तो तीनों के ही केस में एग्जेम्प्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी वाला, 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट है कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में इंक्रीज होने का कारण क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, नॉर्मल वेस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड डेट्स जो राइट ऑफ हुए हैं अब वो बाद में रिकवर्ड हो जाते हैं। तो जब आपके बैड डेट्स हुए तो क्या होगा, बैड डेट्स हो गए तो BD डेबिट, नुकसान हो गया, डेटर्स कम हो जाएंगे तो डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, भाई एसेट है कम हो गई। अब मान लीजिए कि आपके कुछ बैड डेट्स अच्छे निकल आए और वो आपको पैसा दे गए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब बैड डेट्स जब रिकवर्ड हो जाएंगे तो आप तो क्रेडिट किसको कर रहे हो, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को। तो क्या यहाँ पर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट दिया है, नहीं दिया है।
अब आप ये बैड डेट्स रिकवर्ड को पीएल अकाउंट में दिखाते हो ना, पीएल अकाउंट में ये कहाँ पर आएगा भाई, बैड डेट्स रिकवर्ड आपकी इनकम है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट टू पीएल अकाउंट, बाई साइड दिखाते हो ना पीएल के, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी वाला पीएल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल ट्रेंड इक्वेशन को आपको मंथली ट्रेंड इक्वेशन में बदलना है, तो सिंपल सी है कि आपने 30 में से डिवाइड करना है 12 और 3.6 में से डिवाइड करना है 144, तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका आएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2.5 प्लस 0.025x। नेक्स्ट है सिलेक्ट करना कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत सारे आपको अल्टरनेटिव्स दिए हैं और उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मेनली क्या होता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने का काम होता है। अगर प्राइम कॉस्ट आपकी दी है 20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड्स, देखिए प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, प्राइम कॉस्ट में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं सब कुछ जोड़ देते हैं, उसके बाद प्राइम कॉस्ट निकलती है। प्राइम कॉस्ट में हम क्या जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, तो आपको क्या मिलती है, फैक्ट्री कॉस्ट मिलती है। प्राइम कॉस्ट आपको दी गई है 20,000 में आप फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, 25% है, तो 25% का मतलब 5,000 हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी। अब वो बोल रहा है कि जो ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं, 80% हैं, मतलब इस फिक्स्ड ओवरहेड के 80% है, तो इसका आप क्या निकालोगे, 80%, तो 80% कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि ऑफिस कॉस्ट कितनी आएगी, तो ऑफिस कॉस्ट जो आपकी आएगी वो आएगी फैक्ट्री में, आप ये ऑफिस ओवरहेड जोड़ दोगे, तो 25,000 प्लस 4,000 29,000 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज़, वो कौन सा मेजर है जो हर वैल्यू पर बेस्ड होता है, तो हर वैल्यू पर बेस्ड होने वाला अगर आपसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पूछा जाता तो मीन होता, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में पूछा गया है तो आप किस में यूज़ करते हो मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब भी चीज़ें बन रही थी, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का क्या मतलब है कि अगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि आपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ किया है, और एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसमें से सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए पहले तो और ऑप्शन को देखते हैं। मैनेजेरियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, ऑफकोर्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये मैंने आपको, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो देखी होगी मैंने अब डाली है, वो उसमें आपको ये मिल जाएगा। मैनेजेरियल अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होता है, मैनेजेरियल अकाउंटिंग का मतलब ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को देना जिससे कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सके, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जब दो चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो वो दोनों चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगी कि नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। तो इसमें जो ओनली वर्ड है, ओनली वर्ड लगा दिया तो कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन से नहीं बल्कि ये दोनों से ही डील करती है। 3 एट्रीब्यूट के केस में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस होंगी 27। टैक्स का आधार क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो टैक्स का जो आधार होता है वो एनुअल वैल्यू होती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मेन रोल होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो बी ऑप्शन इज राइट वन। पर्सनल इनकम दिया है 62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है 400, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 1,000 और ट्रांसफ़र पेमेंट दी है, तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसमें क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा डाउट है, आप बताइएगा कि आपका इसका क्या बन रहा है, ठीक है, इसमें आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम पेड ऑन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अगर प्रीमियम पे किया है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पीएल अकाउंट में। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों पर, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल पे बैठे हैं, अगर सेम लेवल होता तो हॉरिजॉन्टल होता, ठीक है, अगर सेम लेवल पे कम्युनिकेशन चलता तो वो कौन सा होता, हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पर लेवल भी क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं, तो ये कैसा है, डायगोनल कम्युनिकेशन है, मतलब अलग डिपार्टमेंट के अलग लेवल के, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है।
सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से इशू ऑफ शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितने से कम नहीं होना चाहिए, 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। मुझे तो लगता है अभी आप अच्छे से याद हो गए होंगे यूपी टीजीटी कॉमर्स का पेपर अगर आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही फंसा है जिस पर आपने ऑब्जेक्शन भी किया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है? तो F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन है 5 और अगर हर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप सेम नंबर को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो मीन भी उसी वैल्यू से अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर मीन दिया है 5 और वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो आपका जो मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 25। नेक्स्ट है, कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकती एक्यूमुलेटेड लॉसेस से। एक्यूमुलेटेड लॉसेस से कहाँ से रिडीम करेगी, सोचने वाली बात है। नेक्स्ट, सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, सेक्युलर ट्रेंड को हम कैसे मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसे वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो मटेरियल इशू होता है वो यूज़फुल होता है जब प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट है, बिजनेस फॉरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2016 का पेपर में यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है बट मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ठीक है। जिसमें डाउट है मैं आपको सीधा मेंशन कर दूंगी कि इस चीज़ में डाउट है। एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देना बाकी है वाले खर्चे और कमा लिए वाले जो भी इनकम है वो कंप्यूट नहीं करी जाती, मतलब उसे ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, ऐसा कैश सिस्टम होता है, क्योंकि कैश सिस्टम में सिर्फ जब पेमेंट होगा या मिलेगी तब रिकॉर्ड किया जाता है। विच इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट जो है वो इसमें से एट्रीब्यूटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में से नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट एब्सेंट है तो अगर आपने 2016 का पेपर लगाया होगा मेरे साथ, अगर आपने उस वीडियो को किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर एब्सेंस है एग्रीमेंट का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो बांटेंगे। क्वेश्चन भी था पूरा, देख सकते हैं आप एक बार उस वीडियो को। कंसेप्ट ऑफ EOQ, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है वो रिलेट करता है टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल से। डेटर्स दिए हैं 40,000, BR दिया है 20,000, क्रेडिट सेल दी है 2,50,000। चलिए पहले तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी, 2.5 लाख में से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, क्योंकि आपको क्रेडिट सेल निकालनी है। पहले तो क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे, टोटल सेल में से कैश सेल हटा दो, फिर नेट क्रेडिट सेल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, क्रेडिट सेल में से माइनस कर दो सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न कितना दिया है आपको, 10,000 दिया है, तो नेट क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा, 2,40,000। नेट क्रेडिट सेल लिखा, अपॉन में क्या लिखेंगे, डेटर्स और BR दिए हैं तो डेटर्स BR मिलकर कितने हो गए, 60,000। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मंथ्स। अब आपसे एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा है तो मंथ्स में पूछा है तो 12 अपॉन क्या करेंगे, DTR, DTR कितना है, DTR है 4, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, 4:1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज में भी और रेट में भी। तो डी, ऑल ऑफ द एबव। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्ट सेंसस, सेंसस कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सेंसस कंडक्ट करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो रजिस्ट्रार जनरल की होती है और सेंसस कमिश्नर की होती है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आप शेयर्स को इशू कर सकते हो पार में भी, प्रीमियम में भी, डिस्काउंट पे नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को डिसाइड कर रहे हो, कॉस्ट को कैसे डिसाइड कर रहे हो, फ्रॉम एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड से आप
कॉस्ट को क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। तो ये कौन सी कॉस्ट होती है, ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग होती है, इसे हम एक्चुअल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल कॉस्ट। टर्म प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है, असेसमेंट ईयर के पहले का ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर, विच इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है भाई। परसेंटेज ऑक्सीजन में कितनी होती है, 21% होती है, ये सही है। डोमिनेटिंग कॉज, भाई टीजीटी के पेपर में तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाला, सॉरी ए वाला ऑप्शन था, उसे सही माना गया था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो मेन कॉज माना गया, तो फिर ये कैसे राइट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, भाई कितने सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट करेंगे एक सिंगल सुपरवाइज़र को, एक मैनेजर के अंडर में कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रहेंगे, इसे बोला जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन केस ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बिजनेस फॉरकास्टिंग में जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो ये है कि शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट जो होते हैं वो कम एक्यूरेट होते हैं लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट से। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट है क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर फोकस देते हैं रिसोर्सेज के। फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इनविटेशन कार्ड को प्रिंट करवाना है, तो सबसे अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम कौन सा होगा, जॉब कॉस्टिंग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें कस्टमाइज्ड करवाने की बात कर रहे होंगे। कस्टमाइज्ड का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि कस्टमर के हिसाब से जो चीज़ बननी है उसके हिसाब से कॉस्ट लगेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ आप किसके लिए कर सकते हैं, तो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिडेम्पशन करने के लिए नहीं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स में प्रीमियम में रिडीम करना है तो उस प्रीमियम के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन रिडेम्पशन के लिए नहीं। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड के पेमेंट के लिए तो आप इसे यूटिलाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। खैर, सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है उसका यूटिलाइजेशन को लेकर। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड जो है कंप्यूट करने का बेसिक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, तो इसे बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। मेन एडवांटेज क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया था, FW टेलर ने दिया था। और मेन एडवांटेज क्या है कि स्पेशलाइजेशन आएगा, क्योंकि फंक्शंस के हिसाब से आप बांट रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हुई है विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, तो इसे बोला जाता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम होते हैं 200, मिनिमम कितने होते हैं 2। नेक्स्ट, कैपिटल दी है 50,000, लाइबिलिटी दी है 30,000, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 70,000 हो गई। अब बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं आपको, सॉरी ये हो जाएगा 80,000। अब वो बोल रहा है, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आ जाएगा आपका 80,000। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो 70,000 हैं, तो आपकी करंट एसेट्स कितनी निकल आएंगी। भाई लाइबिलिटी किसके इक्वल होती है, जो लाइबिलिटी साइड होती है वो एसेट साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आपको पता चल गया 80,000, एसेट साइड का कितना है 70,000 है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए, सीधा आ जाएगा 10,000 रुपये। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होना चाहिए, बट आई एम इन डाउट। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार कंसीडर करेगा। गुड्स कस्टमर को बेचे हैं अप्रूवल बेसिस पे, तो ये इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट सेल में। सेकेंड क्वार्टाइल किसे कहा जाता है, जो Q1 होता है वो लोअर क्वार्टाइल होता है, Q2 जो होता है वो मीडियन होता है, और Q3 जो होता है वो क्या होता है, अपर क्वार्टाइल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मीडियन। करंट रेशियो दिया है 2.5, वर्किंग कैपिटल दिया है 90,000, तो वर्किंग कैपिटल आपको पता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो दिया है 2.5, तो इसे लिख लीजिए 2.5x आपकी एसेट हो गई और लायबिलिटी क्या हो गई, x हो गई। अब इसे माइनस करेंगे क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो ये आ जाएगा 1.5x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60,000।
अब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट एसेट की वैल्यू बताओ। तो करंट एसेट की वैल्यू बताने के लिए आप क्या करोगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पहली स्टेज में बर्थ रेट लो होता है और डेथ रेट हाई होता है। रॉन्ग, दोनों चीज़ें हाई होती हैं। क्यों हाई होती हैं, क्योंकि जो सोसाइटी होती है, जो हमारी मतलब जब कंट्री होती है ऐसी सिचुएशन में, वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई होती है। वही सोच तो वही चल रही है बेकार की, तो उसकी वजह से बर्थ रेट क्या है, हाई है। और इतने तो भाई अब डेवलप तो है नहीं कंट्री, बैकवर्ड ही है। तो बैकवर्ड होने की वजह से जो फैसिलिटीज़ हैं भाई, अब इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इतनी डेवलप नहीं होंगी, तो इस वजह से डेथ रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और ऐसे में क्या होता है, जो पॉपुलेशन जो होती है वो लो रेट से ग्रो हो रही होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, नाइदर ए नॉर बी। द डिफरेंस बिटवीन इज देम इज़ हाई नहीं होता, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही हाई चल रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% का जो सरचार्ज है वो कब पे किया जाएगा, जब इनकम एक्सीड हो जाएगी 50 लाख रुपए से। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, कंपनी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग का मतलब लीडरशिप। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग। पहला कौन सा होता है, प्लानिंग। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करेंगे तो क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन निकलेगा। कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। राइट ऑप्शन क्या है, डी वाला। मोटिवेशन किससे रिलेटेड है, तो मोटिवेशन रिलेटेड है लीडरशिप से। लीडरशिप स्टाइल जिसमें ग्रुप मेंबर्स को अलाउ किया जाता है कि आप अपने काम को बिल्कुल फ्रीली होकर करो। ऐसा कब होगा, जब हमारे एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट होंगे। तो ये जो होगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्री रेन स्टाइल। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो वो कंसिस्ट करता है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। इनकम रिसीव्ड हुई है इंडिया में और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, तो भाई तीनों के केसेस में क्या होता है, ये टैक्सेबल होता है, चाहे वो रेसिडेंट हो, ROR हो, RNOR हो या नॉन रेसिडेंट हो। तो ऑल एसएससीज के केस में अगर इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है, एक्रू इंडिया में हुई है और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो इट इज़ टैक्सेबल इन ऑल एसएससीज। रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, स्क्वायर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो ये कैसे हो सकता है भाई, स्क्वायर रूट कैसे हो जाएगा, उल्टा होता तो मान सकते थे, तो ऑप्शन ए राइट है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में कंट्रोल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स होती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का। कंपनी ने इनकॉर्पोरेट हुई है एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के, तो ये कौन सी कंपनी होती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी होती हैं। एक कंपनी ने 800 यूनिट्स परचेज़ की अपने एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए। ईच यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दी है 30 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट है 7.5%। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखिए 2 × A × O अपॉन C। 2 × A क्या होगा यहाँ पे, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 दी है। O कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 30। कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 7.5%। किसका, 7.5% आपका निकल आएगा 10 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़ का आप निकालोगे 7.5%, तो ये कितना आ जाएगा 0.75। अब 0.75 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने किससे निकाला है, ये हमने निकाला है, यहाँ पर दिया ना कैरिंग कॉस्ट कितनी दी है, 7.5% दी है, वो किसकी निकलेगी, ईच यूनिट की निकलेगी। अब इसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा और अब ये चला जाएगा 3 से 25 से, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। अब आप इसे सॉल्व करिए तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 2 × 8000। थोड़ा सा और कोई लेते हैं कलर, ये वाला बेटर है। तो 2 × 8000, दिस वन इज़ वेरी गुड कलर, बहुत अच्छा लग रहा है ये। इंटू, और आपका यहाँ पर क्या आएगा, इंटू 10
इंटू 4, अंडर रूट रहेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, आपका क्या निकल आएगा, 100 तो आ जाएगा बाहर। फिर क्या निकलेगा, फिर आप इसे सॉल्व करोगे, देखिए 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, तो आपका 2 निकल आया और 4 निकल आया, तो ये आ जाएगा 800 यूनिट्स, आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स, किसमें कौन कौन से रिलेटेड है, मीन से भी और एंड से भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लानिंग। इसमें थोड़ा सा डाउट है बट प्लानिंग कहीं ना कहीं सही है। कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट, वो कॉस्ट जो पर यूनिट कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर आप आउटपुट का लेवल चेंज कर रहे हो तो वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप 500 यूनिट बना रहे हो, फिर 1000 यूनिट बना रहे हो, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है पर यूनिट वो 5 रुपये है, भाई ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। लेकिन जब आपने 500 यूनिट बनाई तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, और जब 1000 यूनिट बनाई तो कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। आफ्टर रिसेशन, रिसेशन के बाद आएगी रिकवरी। नेक्स्ट है कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1:1 होगा। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है, अगर हम उसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं इसके सॉल्व करने के, तो उसके हिसाब से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैसे कंप्यूट होता है, तो 2 वेरिएबल से कंप्यूट होता है। बिजनेस साइकिल के कंसेप्ट में कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन सही नहीं है। एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी आर द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। पार्टनर के एडमिट होने पर पार्टनर डिसाइड करते हैं, ये 2016 का पूरा रिपीट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब वो अपनी बुक्स में शो नहीं करना चाहते हैं तब वो क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ऐसे केस में जो बैलेंस शीट में एसेट दिखाई जाती हैं ओरिजिनल वैल्यू पे ही दिखाई जाती हैं। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे कैसे कैलकुलेट होता है, बुक वैल्यू पे। कैजुअल इनकम कौन सी होती है, जो अब हॉर्स रेस के थ्रू, पजलिंग के थ्रू, गेम्स के थ्रू, लॉटरी के थ्रू, ये सब जो होता है ये कैजुअल इनकम होती है। लेकिन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये आपकी कैजुअल इनकम नहीं है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 6। एंटिसिपेट करो, नो प्रॉफिट, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करो, लॉसेस को एंटिसिपेट करो, ये है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब देखिए यहाँ पर कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैश फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 12 लाख दी है, लेकिन डेप्रिसिएशन भी बोला है, तो डेप्रिसिएशन क्या कैश होता है, नॉन कैश आइटम होता है डेप्रिसिएशन। तो 12 लाख में से 80,000 माइनस कर दीजिए, आपका क्या आएगा, 11,20,000। अपॉन में क्या करेंगे, कैश फिक्स्ड कॉस्ट में लोन इंस्टॉलमेंट जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 13,20,000 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला सुनिए। कैश BP जब यूनिट्स में निकालना हो तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ते हैं, किससे, लोन इंस्टॉलमेंट से। तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पहले 12 लाख में से 80,000 घटा दिया, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन तो हमारा नॉन वाला है, नॉन कैश आइटम है। तो 12 लाख में से 80,000 घटाया, आपका आ जाएगा 11,20,000। 11,20,000 में आप लोन के अमाउंट जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 13,20,000। अपॉन में क्या रखना है, कैश कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 300। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकलेगा वो निकलेगा 4400 यूनिट्स। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखिएगा इसमें कि आपका क्या आएगा, 12 लाख में से आप 80,000 माइनस करेंगे, 11,20,000, 13,20,000 अपॉन 800, सॉरी 1200 माइनस 900 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये आ जाएगा 300। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4400 यूनिट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्शल के हिसाब से बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लसेस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी एक्सपोर्टर्स को कौन देता है? मेरे हिसाब से कमर्शियल बैंक या एक्सपोर्ट क्रेडिट, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इनकम मेजरमेंट का जो बेसिस है वो क्या होता है? वो मैचिंग कंसेप्ट होता है। इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन, ये सब कुछ देखिए, इसमें जो आपको कंफ्यूज करेगा वो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन करेगा। वेरिफिकेशन में सब कुछ चीज़ों के बारे में चेक किया जाता है एसेट से रिलेटेड, कि उस पर कोई चार्ज तो नहीं है, एसेट की वैल्यू क्या है, एसेट की ओनरशिप किसके पास है। लेकिन वैल्यूएशन में सिर्फ उसकी वैल्यू को आंका जाएगा, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी वाला, वेरिफिकेशन। राइट शेयर्स किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है? मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना और स्टैंडर्ड सेट करना, ये दोनों ही कंट्रोलिंग के प्रोसेस में आते हैं। तो देखते हैं आयोग क्या सही मानता है। जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंड की थी प्रोफेसर आउची ने, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो मोस्ट प्रेफरेबल जो रहेगा वो अर्विक रहेगा। जितना रेशियो हायर होगा उतना ही फेवरेबल होगा। ये किसके कंसेप्ट में सही माना जाएगा? तो ये माना जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो के कंसेप्ट में। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज़। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो ऑपरेटिंग रेशियो पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट दिखाएगा। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो वो फेवरेबल कहाँ से हो जाएगी, है ना। तो बाकी सब में बिल्कुल सही है। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका हाई होगा तो इसका मतलब है कि जो आपका स्टॉक है वो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज़ अ गुड साइन ना, कि अच्छा साइन है ये तो। नेट प्रॉफिट, वेरी गुड, कि हाँ आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बेटर है। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो में ऐसा नहीं होता। सम ऑफ डेविएशन, जब आप डेविएशन ले रहे हो अर्थमेटिक मीन से, तो ये एक प्रॉपर्टी है मीन की, और इसका आंसर होगा 0। और सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन लिया जाएगा तो वो मिनिमम रहता है। इंक्रीज इन सेल प्राइस, सेल प्राइस बढ़ेगा तो बीईपी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने लगेगा ना। सेल प्राइस बढ़ रहा है यार, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। वो फोर्स जो ड्राइव करता है पर्सन को कि तुम कोई एक्शन लो, इसका मतलब मोटिवेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस कब हुआ? 1 मार्च 2018 को। तो किस असेसमेंट ईयर में इसे असेस किया जाएगा? इसे 2018-19 वाले में असेस किया जाएगा। पार्टनरशिप कब ख़त्म हो जाएगी? डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, सभी पार्टनर्स चाहते हैं कि अब ख़त्म हो जानी चाहिए, तो फिर एंड हो जाएगी। अथॉरिटी डेलीगेटिंग के टाइम सुपरवाइज़र क्या डेलीगेट करता है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अथॉरिटी भी डेलीगेट की जा सकती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करनी चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें डेलीगेट होंगी तभी वो बंदा काम कर पाएगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो मैनेजर की ही रहेगी ना, जो काम डिवाइड कर रहा है। तो इसको देखते हैं कि आयोग क्या मानता है सही। इसे मैं यहीं पे लीव कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व ऐसे बनते हैं और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इक्वल सेटिस्फेक्शन शो करते हैं, ये भी सही है। और ये कॉन्केव नहीं होते हैं, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। ठीक है, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, कॉन्केव नहीं होते हैं। ये टच भी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ना तो एक्स को टच करेंगे ना वाई को टच करेंगे। इन्वेस्टमेंट की सेल करने पर जो बैलेंस बचता है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है सिंकिंग फंड अकाउंट में। एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटी का अरेंजमेंट, जहाँ पर कोई भी पर्सन को अलाउड नहीं है कि वो रिकॉर्ड करे सभी एस्पेक्ट को। इंटरनल चेक में क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनल चेक में किसी भी एक पर्सन को पूरा काम नहीं दिया जाता है, बल्कि हर एक को अलग अलग काम दिया जाता है, सो दैट कि एक काम जब कोई कर रहा है तो उसका काम दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली चेक करे, तो अपने आप वो चेक होता रहेगा। तो इसे बोलते हैं इंटरनल चेक। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, यूनिटी ऑफ एक्शन आ जाए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ जाए, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग नहीं, कोऑर्डिनेशन आएगा। हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, तो मेरे हिसाब से इसका को रिलेशन एनालिसिस होना चाहिए। पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, डी रिजर्व कैपिटल। एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, तो बोथ ए एंड बी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब नया पार्टनर एडमिट हुआ 2016 में, यही क्वेश्चन आया था
कि जब नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो उसकी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है। जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, एसेट को भाई क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि फ़ायदा हुआ है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो बी राइट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब जब आपकी एक्चुअल सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं बीईपी सेल्स से, ब्रेक इवन पॉइंट से, डी वाला। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इंडेक्स नंबर को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में, क्योंकि एक रिलेटिव मेजर है। रिटन एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप को फॉर्म करता है, वो पार्टनरशिप डीड होता है। 2016 का क्वेश्चन है। पीवी रेशियो का कौन सा फॉर्मूला नहीं है, तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला नहीं है वो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल कॉस्ट इनटू 100। यहाँ पर टोटल कॉस्ट की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए चेंज इन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 होता है एसडी का, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप कर्व बनता है। टेलर के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में गैंग बॉस का काम क्या होता है, तो गैंग बॉस जो होता है ना वो ये देखता है कि सारी मशीन वगैरह जो हैं, टूल्स वगैरह जो हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं, उनका रख रखाव करने का काम करता है, ताकि जब वर्कर्स आएँ तो कोई भी डिले वगैरह ना हो। सेटअप टूल्स एंड मशीन्स। ऐसे ही एक स्पीड बॉस होता है, वो क्या देखता है, वो देखता है कि टाइमली और एक्यूरेट जो है वो काम कंप्लीट हो। डेट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी मेजर करता है या टेस्ट करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, एक मिनट। प्राइम कॉस्ट में जब आप वर्क कॉस्ट जो भी फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे, प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप डिबेंचर्स को रिडीम कर दोगे तो सिंकिंग फंड का बैलेंस किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वो ट्रांसफ़र किया जाएगा जनरल रिजर्व। बहुत बार रिपीट हुआ है, 2016 के पेपर में भी आया था। इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेशन की जो इंसिडेंस है वो डिपेंड करेगी रेसिडेंशियल स्टेटस, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। टाइम सीरीज एनालिसिस में रेगुलर और पीरियोडिक मूवमेंट है जो एक्सीड नहीं हो रहा है 1 साल से, तो 1 साल के एक्सीडिंग नहीं है, तो दैट इज़ सीजनल वेरिएशन। तो गाइस ये यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जेन्युइन क्वेश्चंस मिलें, मतलब जेन्युइन आपको सॉल्यूशन मिले। बाकी आप बिल्कुल रिलायबल है आपके लिए, और बताइएगा आपका क्या क्या स्कोर बन रहा है। अगर आपके 100 हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ समझिए खुद को। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, पेपर का लेवल इतना ईजी नहीं कहेंगे, तो पेपर का लेवल अच्छा है। 100 वाले बिल्कुल खुश, मतलब ठीक है यार, इंटरव्यू की तैयारी करिए आप लोग अब। और अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब नेक्स्ट आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, अब हम किसके लिए आपके लिए, मतलब किस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।